गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10 जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम जानेंगे यूज ऑफ ई लर्निंग इन यूनिवर्सिटी टीचिंग अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षण में ई अधिगम का उपयोग। जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की उपयोगिता। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की उपयोगिता में जिन अधिगमकर्ताओं के पास परंपरागत कक्षा शिक्षण से लाभ उठाने हेतु न तो समय होता है और न ही साधन, उन्हें ई लर्निंग के माध्यम से ये सब कुछ आसानी से प्राप्त हो सकता है। ई लर्निंग अधिगमकर्ताओं को उनकी अपनी ज़रूरतों, मानसिक स्तर, दक्षता, स्थानीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उचित शिक्षा, अनुदेशन और अधिगम अनुभव प्रदान करने का सामर्थ्य रखती हैं। ई लर्निंग द्वारा उसी प्रकार की बेहतर अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को प्रदान की जा सकती है जैसा कि परंपरागत कक्षा शिक्षण में संलग्न विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। परंपरागत कक्षा शिक्षण की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इस दृष्टि से भी श्रेष्ठ सिद्ध होती है कि इसके माध्यम से सभी अधिगमकर्ताओं को समान अधिगम एवं प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। देश और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अनगिनत अधिगमकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग उच्च कोटि का अनुदेशन तथा अधिगम अनुभव प्रदान करने की क्षमता रखती है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का एक मुख्य और आकर्षक और विशेषता उसके लचीलेपन को लेकर होती है, जिसके माध्यम से ये किसी भी प्रकार के लर्निंग द्वारा विद्यार्थियों को उचित रूप से उपलब्ध हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का उपयोग विद्यार्थियों की रुचि और अभिप्रेरणा को उनके अधिगम में अच्छी तरह बनाए रखने में काफ़ी उपयोगी है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अपने विविध प्रारूपों तथा प्रदान करने के विभिन्न तरीकों को लेकर अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच ऑनलाइन, ऑफलाइन तथा प्रत्यक्ष अंतःक्रिया संपन्न करने की क्षमता रखती है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए अधिगम की उपयुक्त जांच और मूल्यांकन करने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने का समुचित प्रावधान रहता है। इसमें समय पर उचित पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक प्राप्त होते हैं तथा उन्हें निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। गेमिंग तकनीक तथा अनुरूप शिक्षण के अपने विशेष प्रारूपों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जीवंत रूप प्रदान करने की क्षमता रखता है। अगला पॉइंट आता है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अर्थात ई लर्निंग की सीमाएं। ई लर्निंग की सीमाओं को हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि अपेक्षित कुशलता के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के लिए ये आवश्यक है कि उसके लिए सभी अधिगमकर्ताओं को अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं उन्हें उनके अधिगम स्थानों पर ही प्राप्त हो सकें। हमारे अधिगम विद्यालयों में पर्याप्त रूप से ऐसे साधन नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के माध्यम से उपयुक्त अनुदेशन तथा अधिगम की व्यवस्था की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से अवगत होने और उसके उपयोग हेतु आवश्यक कुशलताएं अर्जित करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कोई उचित प्रावधान नहीं है। एक सबसे बड़ी कमी जो इलेक्ट्रॉनिक अधिगम की है वह यह है कि छात्रों को परंपरागत कक्षा शिक्षण की तरह यहाँ मेल जोल के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम को परंपरागत कक्षा शिक्षण या नियमित और औपचारिक कक्षा व्यवस्था की तुलना में इस निम्न कोटि के अधिगम शिक्षण व्यवस्था का दर्जा दिया जाता है। इस अधिगम को कंप्यूटर द्वारा प्रणोदित किया जाता है। इसमें इंटरनेट प्रणाली का उपयोग भी किया जाता है जो एक काफ़ी महंगी व्यवस्था है। अगला पॉइंट आता है यूज ऑफ ई लर्निंग इन यूनिवर्सिटी टीचिंग अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षण में ई अधिगम का उपयोग। विश्वविद्यालय शिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक अधिगम का उपयोग एक अधिक प्रभावशाली होता है। यह प्रशिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करता है। प्रशासन तथा शिक्षण क्रियाएं भी प्रभावशाली होती हैं। छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों को विभिन्न विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अध्ययन
का अवसर उपलब्ध होता है। वेबसाइट से व्याख्यान का लिखित रूप भी उपलब्ध हो जाता है तथा सहायक प्रणाली भी उपलब्ध होती है। इसके अंतर्गत अध्ययन में अधिक लचीलापन होता है, स्वाध्याय के लिए अधिक अवसर भी मिलता है। अंशकालिक छात्रों के लिए ई अधिगम एक सहायक प्रणाली का कार्य करती है तथा उसकी पहुंच भी होती है। व्यक्तिगत वेब से वातावरण का सृजन होता है जिसमें वाद विवाद तथा स्पष्टीकरण का भी सुविधा होती है। इससे परंपरागत बाधाओं को भी दूर किया जाता है और उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जाती है। इसमें नेटवर्क तकनीकी का अधिक प्रयोग किया जाता है। ई अधिगम का उपयोग दूरवर्ती शिक्षा और तथा परंपरागत शिक्षा में किया जाता है। इसमें छात्रों और शिक्षकों के मध्य सामाजिक अंतर प्रक्रिया होती है। डाक सेवाओं तथा अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालयों की भी सुविधा प्राप्त की जाती है। लिखित माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है। इन माध्यमों के विकास के परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा का अधिगम सुगम और मितव्ययी बना दिया जाता है। ई अधिगम का उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। दूरवर्ती शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अधिगम पर ही आधारित है। कंप्यूटर को अंतःक्रिया के लिए प्रयुक्त करने से छात्रों को ज्ञान प्राप्त हेतु अधिगम में सक्रिय होना पड़ता है। ये ज्ञान प्रदान करने का विश्व की वास्तविक प्रणाली का प्रतिमान है। ये प्रतिमान ऐसे वातावरण का सृजन करता है जिसमें छात्रों को नवीन ज्ञान की खोज करनी होती है। इसके लिए छात्रों को तत्पर रहना पड़ता है। कंप्यूटर द्वारा सृजन किया हुआ वातावरण पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। छात्रों को अधिगम के लिए कम स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। छात्रों को स्वामित्व के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। अनुकरणीय तथा अंतःक्रिया से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। शिक्षक चुनौतीपूर्ण समस्या को प्रस्तुत करता है जिसमें छात्रों में संवेदनशील चिंतन का विकास किया जाता है और वे नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इन परिस्थितियों में विविधता होनी चाहिए क्योंकि छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता अधिक होती है। छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं या बौद्धिक क्रियाओं की प्रकृति माध्यम से अंतःक्रिया भिन्न प्रकार हो सकती है। छात्र अध्ययन में अधिक विषमता रखते हैं। उच्चारण एवं शाब्दिक अनुक्रियाओं तथा लिखित कार्यों में की शैली में भी अंतर आता है। ये विविधता छात्रों की बौद्धिक योग्यताओं और क्षमताओं पर निर्भर होती है। ये प्रतिमान के अंतर्गत इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण प्रतिमानों के अध्ययन विषयों की प्रकृति तथा कठिनाई स्तर पर भी ध्यान दिया रखना चाहिए। इस प्रकार से शोधकर्ताओं को मुक्त अंतःक्रिया को अधिक महत्व दिया जाए। इसके बाद कलात्मक विषयों के लिए अधिगम प्रारूप की संभावना भिन्न प्रकार की है। इसके लिए कार्यक्रमों का प्रारूप भी भिन्न प्रकार का होता है। संगीत की प्रभावशीलता के लिए श्रोताओं को अर्थापन, अनुभव तथा उनके विचारों को ध्यान में रखना होता है। इसके माध्यमों से जोड़कर उसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करना होता है। अपेक्षित श्रोताओं के अनुभव के आधार पर संगीत की कलाओं को सुनिश्चित करना होता है और उसके लिए अधिनियमों का प्रतिपादन भी किया जाता है। अन्य कला के विषयों की प्रभावशीलता से विशिष्ट कलाओं की पहचान की जाती है। कलाओं का अर्थापन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है। ऐसा कोई भी अध्ययन विषय नहीं है जिसके छात्रों को ई अधिगम से लाभ प्राप्त न हो सके, जबकि अधिगम का अर्थापन वास्तविक अनुभव पर आधारित होता है। अधिकांश छात्रों ने संभवतः ई अधिगम में सक्रिय भाग लेकर अनुभव किया होगा। शैक्षिक वाद विवाद तथा दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण अधिक प्रभावशाली होता है। लिखित पाठ्यवस्तु से अधिगम प्रभावशाली होता है। लिखित कार्यों में प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं परंतु उनके अर्थापन के कार्यक्रम में उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अंतः प्रक्रिया की माध्यम चुनौती देते हैं तथा छात्र तत्पर एवं क्रियाशील हो जाते हैं। जो छात्र अपने उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनशील होते हैं वे प्रस्तुति में ही पाठ्यवस्तु के तत्वों की खोज कर लेते हैं। नेटवर्क प्रणाली से पाठ्यवस्तु को आत्मसात कर लेते हैं तथा उस प्रकरण पर वाद विवाद के लिए सक्षम भी होते हैं। विचारों को खोजते हैं तथा उनका सृजन भी करते हैं। ऐसी स्थिति में ई अधिगम का माध्यम वास्तव में सशक्त होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है एवोल्यूशन ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का मूल्यांकन। पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन के माध्यमों से अनेक प्रकार का संप्रेषण किया जाता है। छात्र इन कार्यक्रमों को अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुसार उपयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का ढंग, काम करने का तरीका अलग अलग होता है।
यहाँ कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिसके माध्यम से ई अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि सीखने का ढंग पाठ्य वस्तु के संप्रेषण के संबंध में जानकारी की आवश्यकता होती है, जिससे समुचित मूल्यांकन पर प्रविधियों का उपयोग किया जा सके। मूल्यांकन पाठ्य वस्तु की क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। अध्ययन की गहनता के लिए कितना समय दिया जा सकता है, इसका बोध पाठ्यवस्तु की निर्धारण अवधि के आधार पर किया जाता है। पाठ्यवस्तु का सीधा संबंध अवधि से होता है। कुछ छात्र स्वाध्याय से सीखना पसंद करते हैं तथा कुछ निर्देशित पाठ्यक्रमों से सीखते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्वाध्याय से भी सीखना चाहते हैं और निर्देशित पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी सीखना चाहते हैं, अर्थात दोनों मिश्रित ढंग से पाठ्यवस्तु को सीखते हैं। साथ ही परंपरागत शिक्षा में नामांकन तथा अध्यापन कार्यक्रमों को समयबद्ध किया जाता है, जबकि मुक्त शिक्षा में नामांकन तथा अध्ययन के कार्यक्रमों की सीमा ही नहीं होती है। इन दोनों में ये अंतर आपका नजर आता है। सतत शिक्षा में छात्रों की चयन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट अंक अर्थात क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। आगामी कक्षा में इनके आधार पर ही बालकों को प्रवेश दिया जाता है। ऑनलाइन कक्षाओं में सहायक प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिगम की कठिनाइयों का समाधान भी किया जाता है। चयन के लिए व्यापक विस्तार का उपयोग पाठ्यवस्तु की गहनता के लिए किया जाता है। अधिगम सुविधाओं के अनुसार पाठ्यवस्तु का चयन किया जाता है। वृत्तिक पाठ्यक्रमों यानी कि अर्थात प्रोफेशनल कोर्सेज की शिक्षा भी मितव्ययी होती है। इन सभी बिंदुओं के स्पष्टीकरण से ई अधिगम के मूल्यांकन हेतु समुचित मूल्यांकन प्रविधि का चयन किया जाता है, जिससे शुद्ध रूप से अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।